नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी सख्त हो गए हैं और सीएम योगी का अपराधियों को रिटर्न गिफ्ट। उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। कानपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में उपद्रवियों की अब शामत आई है। सीएम योगी ने उपद्रवियों को बुलडोजर रिटर्न गिफ्ट दिया है। कानपुर में उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। यह पहले से तय था कि कानपुर में जिन लोगों ने हिंसा की है, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी अवैध संपत्तियों को तोड़ा जाएगा। ये देखिए, हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अब एक के बाद एक लगातार कार्रवाई हो रही है। कानपुर में उपद्रवियों के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर पुलिस मौजूद है और देखिए किस तरीके से धराशायी किया जा रहा है अवैध निर्माण। ये वो लोग हैं, ये उन लोगों का घर है जिन लोगों ने कानपुर में हिंसा की, उपद्रव किया, पत्थरबाजी की और उसके बाद उनको चिन्हित किया गया और अब उनकी अवैध संपत्तियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। तो न केवल कानपुर तो अभी एक महज उदाहरण है। अभी तो पूरे जहां जिन जिन जिलों में इस तरीके से हिंसा हुई, बवाल हुआ, उन जिलों में कार्रवाई होगी। प्रयागराज से भी खबरें मिल रही है कि वहां पर भी बुलडोजर चला है और इसके बाद जो अन्य जिले हैं जहां पर बवाल हुआ है, वहां पर भी उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम योगी अब सख्त हो गए हैं और एक्शन का वक्त आ गया है। और ये वक्त देखिए, कानपुर से जो है वो शुरुआत हो चुकी है और ये जो बुलडोजर है वो चलना शुरू हो गया है। अब तक जो चिन्हित किए गए हैं उन जगहों में अवैध संपत्तियां जहां जहां है, उन तमाम जगहों पर अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। कानपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहम्मद असलम, अब जाकर जो बुलडोजर है अवैध संपत्तियों पर चलना शुरू हो गया है उपद्रवियों की, किस इलाके की ये तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, आज बाबा का बुलडोजर ये कानपुर का स्वरूप नगर इलाका लगता है, जो कि एक अवैध बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसके बाद आज जो है इस पर कार्रवाई हुई है। और ये बताया ये भी जा रहा है कि जिस बिल्डर के बिल्डिंग पर ये कार्रवाई हुई, उसका नाम इश्तियाक है और वो जो है जो कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है हयात, उसका भी कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है या फिर उसका जो साइलेंट पार्टनर होता है वो है। तो ऐसे में प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें दहशत है, जो अवैध रूप से इस तरह से बिल्डिंगें बना रहे हैं या जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये कार्रवाई काफी है जी। और कहां-कहां पर और कार्रवाई होगी और कितनी जगह पर? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल तो अगर हम बात करें कार्रवाई की तो स्वरूप नगर में हुई है और इसके अलावा कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जिन्हें केडीए ने चिन्हित किया है और चिन्हित करने के बाद उनको नोटिस थमाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद असलम, क्योंकि अभी हाल ही में ये हिंसा हुई, बवाल हुआ, उसके बाद दोबारा से वो स्थिति ना हो, माहौल खराब न किया जाए, ऐसे में वहां क्या इंतजाम किए गए हैं ऐसे लोगों से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, अभी वहां पर पूरी तरीके से जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। जहां कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है या इस तरह की कार्रवाई हो रही है, वहां पर पहले ही वहां पर कई थानों का फोर्स लगा दिया जा रहा है, ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत सामने आती है तो उसको जो है उससे निपटा जा सके। और इसके अलावा उनको पहले से ही नोटिस थमा दिया जाता है ताकि बाद में जो बिल्डर है वो इस चीज को लेकर न खड़ा हो, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो जो भी बिल्डिंग गिराई जाती है उससे जो सामान है या जो भी चीजें हैं उसको निकाल ली जाए और बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की उसके बाद ही कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सीएम योगी का अपराधियों को ये रिटर्न गिफ्ट है, बुलडोजर चलना शुरू हो गया है कानपुर से। इधर कानपुर में हुई हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी का भदोही जिले से बड़ा कनेक्शन होने की बात सामने आ रही है। पुलिस को जांच में पता लगा है कि जफर हयात हाशमी का परिवार मूल रूप से भदोही का रहने वाला है। काफी समय पहले पूरा परिवार कानपुर शिफ्ट हो गया था। जांच में पुलिस ने खुलासा किया है कि भदोही में कई लोग और रिश्तेदार उसके संपर्क में हैं। तो वहीं पुलिस संपत्ति से लेकर कई अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। हयात हाशमी जो कि मास्टरमाइंड है, इसका गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया है और उसके विदेशी फंडिंग की भी लगातार जांच हो रही है। और अब भदोही में कनेक्शन निकला है, भदोही का रहने वाला था पूरा का पूरा परिवार।
जफ़र हयात हाशमी है। उसके बारे में जानकारी मिली है कि मूल रूप से भदोही का उसका बताते हैं। हालांकि काफ़ी समय से वो कानपुर में ही रहना उसका बताया जा रहा है और कुछ संपर्क और रिश्तेदारियां भी उनकी बताई जा रही हैं। इस संबंध में भदोही पुलिस लगातार कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के संपर्क में है और साथ ही हम लोग भी जांच और जानकारी कर रहे हैं। अभी तक उस तरह का कोई तथ्य प्रकाश में यहाँ के किसी लोगों का आया नहीं है। यदि उस तरह का कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उस पर भदोही से खबर है, पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्र के 2 करीबियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। विजय मिश्र पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़ित ने दर्ज करवाया है केस। पूर्व विधायक के करीबियों पर पीड़िता को धमकाने और वीडियो बनाने का आरोप है। ज्ञानपुर कोतवाली में दर्ज किया गया है मुकदमा। विजय मिश्र जो है, आपको बता दें कि पूर्व विधायक के करीबियों पर पीड़िता को धमकाने और वीडियो बनाने का आरोप लगा है। ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले के दर्ज होने के बाद अब उम्मीद ये की जा रही है पुलिस कार्रवाई करेगी। पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्र के 2 करीबियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। विजय मिश्र पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता ने ये केस दर्ज करवाया है। पूर्व विधायक के करीबियों पर पीड़िता को धमकाने और वीडियो बनाने का आरोप है। ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। भदोही से बड़ी खबर, पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्र के 2 करीबियों पर मुकदमा दर्ज। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं, चंद्र बालक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चंद्र बालक, ये पूरा मामला क्या है? ये भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा है, जो इस समय आगरा जेल में बंद है दुष्कर्म के मामले में। और जब ये पीड़िता आई थी यहाँ पर अपना बयान दर्ज करवाने, तो इनके 2 करीबी हैं और इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है पुलिस ने। जी, तो अभी तक सिर्फ कानूनी कार्रवाई हुई है या फिर कोई गिरफ्तारी या हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है? पीड़िता जो है उसने अपना बयान दर्ज करवाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र बालक तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। और अब लखनऊ से बड़ी खबर है, जितेंद्र त्यागी को विदेशी नंबर से कॉल आई है। 3 दिनों में हत्या करने की धमकी दी गई है। जितेंद्र त्यागी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में जितेंद्र त्यागी ने अपना धर्म बदला है। पहले वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे जितेंद्र त्यागी, और उसके बाद उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। वसीम रिजवी से अब वो जितेंद्र त्यागी हो गए हैं, लेकिन उन्हें अब विदेश से कॉल आया है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जितेंद्र त्यागी को विदेशी नंबर से कॉल आने के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। 3 दिन में हत्या करने की धमकी दी गई है। जितेंद्र त्यागी को यह धमकी मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री को पत्र उन्होंने लिखा है, कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में जितेंद्र त्यागी ने अपना धर्म बदल लिया था। वसीम रिजवी से वो हिंदू धर्म अपनाकर जितेंद्र त्यागी बन गए। तो जितेंद्र त्यागी को जान से मारने की धमकी मिल रही है और हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसमें जो बयान दिया था उसके बाद जेल भी गए थे। जेल से वापस आने के बाद अब धमकी की खबर मिल रही है कि विदेश से कोई कॉल आया है और उस शख्स ने कहा है कि 3 दिन के अंदर हम हत्या कर देंगे। अब धमकी मिलने के बाद जितेंद्र त्यागी डरे हुए हैं और उन्होंने एक पत्र भी लिखा है ताकि कार्रवाई करे सीएम और पुलिस भी उन्हें सुरक्षा दे सके। जितेंद्र त्यागी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उधर अब पुलिस कॉल डिटेल खंगाल रही है कि आखिर विदेश से कॉल करने वाला शख्स क्या था और उसने क्या कुछ कहा। इसके लिए भी पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। तो
तो वसीम रिजवी मुसलमान धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म में आए, तब से लगातार जो विवाद है वो शुरू हो गया। धर्म संसद में उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद वो जेल चले गए। जेल से रिहा होने के बाद अब जितेंद्र त्यागी को एक विदेशी नंबर से कॉल आया है और इसमें धमकी दी गई है कि 3 दिनों में हत्या कर देंगे। जितेंद्र त्यागी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। और इस खबर पर बात करते हैं अखंड प्रताप शाही, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं लखनऊ से। अखंड प्रताप, और क्या जानकारी मिल पाई है? धमकी दी जा रही है जितेंद्र त्यागी को? बिल्कुल, जितेंद्र त्यागी को पाकिस्तान के एक नंबर, जैसा कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के एक नंबर से ये फोन आया था और इकबाल कासकर के भाई ने उन्हें 3 दिन के अंदर उनकी हत्या करने का अल्टीमेटम दिया है। और इस अल्टीमेटम के बाद से ही उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है और सुरक्षा की मांग की है। और इसके खिलाफ इस तरीके से उनका आरोप है कि जिस तरीके से उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के बाद उठा लिया था और उसके बाद से ही उनके खिलाफ और इस समय जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों को जड़ में रखते हुए वो उनका मानना है कि उनके ऊपर इस तरीके से हमले की योजना बनाई जा रही है या उनको धमकाया जा रहा है। इसके पहले भी उनको धमकियां मिलती रही, लेकिन इस बार जो ये धमकी मिली है इसको जो नुपुर शर्मा केस है उस केस से जोड़कर और देश भर में जो इस समय जो विरोध कल जो देखा गया उसको उससे जोड़कर देखा जा रहा है और इसी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कठोर कार्रवाई की। तो क्या उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए, अभी आज ही की चूंकि ये उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है, उन्होंने पत्र लिखा है, तो अब अभी तुरंत उनकी सुरक्षा पहले से ही मुस्तैद है, लेकिन अभी अलग से कोई सुरक्षा बढ़ाने की जानकारी नहीं आई है। और अब देखना है कि पहले इसकी पूरी जांच की जाएगी और जांच के बाद जो एक्शन होना होगा वो एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री का रुख क्या रहता है और किस तरीके से गृह विभाग इसको देखता है और क्या कुछ जांच में सामने आता है, ये इसके बाद ही आगे की कार्रवाई। शुक्रिया आपका अखंड प्रताप शाही तमाम जानकारी के लिए। तो जितेंद्र त्यागी ने अपना धर्म बदल लिया था, उसके बाद वो हिंदू बन गए थे, जितेंद्र त्यागी बन गए थे वसीम रिजवी। उसके बाद से अब ये कॉल आया है पाकिस्तान से और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सपा विधायक आजम खान का दर्द रामपुर में एक स्पीच के दौरान बाहर आ गया। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज केस को रामपुर से जोड़ते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि रामपुर के साथ बहुत जुल्म हुआ है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आजम खान ने कहा कि जब वो थोड़ी देर के लिए विधानसभा गए थे तो बीजेपी के मंत्री और एमएलए के सिर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि हमें अपने दामन पर अफसोस होता है, जिसका जो दिल चाहता है हम पर इल्जाम लगा देता है। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी पर बोलते हुए आजम खान ने कहा कि हमारे मुकाबले वो शख्स है जिसको टिकट हेलीकॉप्टर से पहुंचाया था, एक मिठाई का दाना भी जीतने पर नहीं खाया। जब ये कहा था कि रामपुर वालों, एक दिन मैं तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर ला दूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मैं जानता था कि लोग मुझ पर हंसते हैं कि ये दीवाना पागल हो गया, लेकिन हम रामपुर को न सिर्फ ये कि दुनिया के नक्शे पर ले आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया ये जानती है कि रामपुर के साथ बहुत सुंदर। श्रम और सेवा नियोजन मंत्री अनिल राजभर का गोंडा दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री अनिल राजभर रहेंगे। संगठन और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे मंत्री। सांसद, विधायक व मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का मलिन बस्ती के भ्रमण का भी कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम के बाद 12 तारीख को वो निरीक्षण भी करेंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना की भी जानकारी लेंगे, कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। तो अब धीरे धीरे करके जो भी मंत्री हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, दौरे उनके शुरू हो गए हैं। श्रम और सेवा नियोजन मंत्री अनिल राजभर का गोंडा का दौरा है। सांसद, विधायक, मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
मंत्री अनिल राजभर का मलिन बस्ती के भ्रमण का भी कार्यक्रम है। जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल योजना का भी निरीक्षण करेंगे। यूपी के हमीरपुर जिले में एंटी करप्शन की टीम ने एक दारोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। पकड़े गए दारोगा का नाम हरीश चंद्र है और वो जलालपुर थाने में उप निरीक्षक पद पर तैनात है। टीम उसे लेकर हमीरपुर कोतवाली गई, वहां दारोगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि 4 मई को गुटखा फैक्ट्री की जांच के दौरान आरोपी दारोगा ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम थाने के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि थोड़ा वहाँ हम बंद किए हैं, अंदर जाते नहीं। तो ये लोग बोले ठीक है हम 5 मिनट में आते हैं, मैंने बोला तो मैं वहीं बैठ गया। तो आगे वार्तालाप हुई, इसके बाद ये कहने लगे कि ले आओ जो आपने कहा था, इधर कहीं बैठ डाल दो। तो मैंने 10 दिए, कह 10 में क्या होता है और दीजिए। मैं साहब अब मेरे भाई की जमानत हो जाने तो और दे दूंगा, अभी तो मेरे पास 10 थे तो मैंने आपको 10 दे दिए। इसके बाद वहीं टीम ने देख लिया, टीम ने जो मुझे बताया था मैंने चश्मा उतारा, टीम आके पकड़ ली। इनके भाई के खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था थाना जलालपुर में, मुकदमा अपराध संख्या 63/2022। उसमें उसको वांछित बनाया गया था और उस अपने भाई के जब गिरफ्तारी की बात हो रही थी तो इन्होंने जो है पैसे की डिमांड कर दी कि तुम्हारे भाई को मैं निकाल दूंगा। शिकायतकर्ता इसकी शिकायत जो है एंटी करप्शन को उन्होंने दिया। प्रार्थना पत्र की पहले जांच हुई, जांच होने के उपरांत सही पाए जाने पर आज जो है टीम पूरी आई और ये लखनऊ की टीम है, TF इकाई है और इनको जो है वहीं जलालपुर कस्बे में चाय की दुकान है उसके पास से इनको 10,000 रुपये लेते हुए। रुपेश गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है दारोगा के ऊपर? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हमीरपुर के जलालपुर थाना में SI तैनात है हरीश चंद्र, जिनको एंटी करप्शन टीम लखनऊ थी। जो शिकायत करता है वो उसने प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी। इसके बाद उसने 50,000 रुपए की डिमांड की थी। 50,000 न देने के बाद उसने 8,000 रुपए दिया। 8,000 देने के बाद उसने और डिमांड की, जिसको चलते उसने शिकायत कर दी लखनऊ में। इसके बाद एंटी करप्शन टीम मौके पर पहुंचती और एक होटल में वो जो शिकायत करता उसने वहां पर बुलाया, ये लीजिए दरोगा जी, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आइए आप यहीं ले लीजिए। तो इसके बाद दाएं बाएं बैठे हुए एंटी करप्शन टीम के उसको धर दबोचा मौके पर। और विभाग की तरफ से ऐसे भ्रष्ट दारोगा पर क्या कार्रवाई की गई है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो SP सर है उन्होंने दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की है और अभी पूछताछ चल रही है। अभी भी सदर कोतवाली पर उसको रखे हुए हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दारोगा रिश्वत की मांग कर रहा था, रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा है उसे। वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई भी की जा रही है विभाग की तरफ से। 4 मई को गुटखा फैक्ट्री की जांच के दौरान आरोपी दारोगा ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। दारोगा पर आरोप है कि इस मामले में एक अन्य आरोपी छेदालाल को जांच से निकालने के लिए 50,000 रुपए की डिमांड की गई थी। और अब बड़ी खबर, नोएडा पुलिस और चेन स्नैचर के बीच मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 142 के FNG रोड पुस्ताकट के पास ये मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बाइक रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। बदमाश के पास से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाना 142 में एक पुलिस मुठभेड़ हुई। इसमें एक शातिर चेन लुटेरे हैं, इनका नाम जितेंद्र है, ये घायल हुए हैं। आज शाम को लगभग 8 बजे थाना 142 अंतर्गत सेक्टर 90 कट के पास में पुलिस चेकिंग हो रहा था। उस समय एक संदिग्ध 2 व्हीलर आई थी, उसको रुक के चेकिंग करने के लिए पुलिस कोशिश किए थे, लेकिन वो गाड़ी वहाँ से भागने लगी। पुलिस ने पीछा करके उन लोगों को पकड़ने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन इस बीच में पुलिस मुठभेड़ हुई। इसमें एक ही बदमाश को गोली लगी
दूसरा अंधेरा का फायदा उठाकर वहाँ से भागे। इनको गिरफ्तारी करने के लिए कोशिश हो रहा है। मोहम्मद इश्तियाक की अवैध इमारत पर अब बुलडोजर चला है। मुख्य आरोपी जफर गयात के करीबी है मोहम्मद इश्तियाक। केडीए के अधिकारी मौके पर मौजूद है। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के बेना झावर का ये मामला है। कानपुर में 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी जफर गयात के करीबी के खिलाफ शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर स्वरूप नगर में मोहम्मद इश्तियाक के अवैध इमारत पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम के मुताबिक एक्शन से ज्यादा निर्माण होने के जो नक्शा है उससे ज्यादा हुआ, उसके बाद अब ये एक्शन हो रहा है और इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद असलम हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहम्मद, अब जो मास्टरमाइंड है जफर गयात, उसके करीबी के यहाँ बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। कहाँ कहाँ कौन कौन सी संपत्तियों को ढाया गया है? जी बिल्कुल, आज ये सुबह जो कार्रवाई स्वरूप नगर में हुई है और बताया जा रहा है कि जो ये कानपुर हिंसा थी उसका मास्टरमाइंड जो है जफर हाशमी है, उसका भी इसमें साइलेंट जो शेयर था वो था। फिलहाल पूरे मामले में अभी जो बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई है और काफी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया ताकि कोई किसी भी तरह की कोई अगर परेशानी आती है तो उससे निपटा जा सके। और इसके अलावा और भी कई संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, क्योंकि कानपुर हिंसा के बाद से ही सरकार का आदेश भी था कि जो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके जो संपत्तियां हैं उनको जब्त किया जाएगा और जो ध्वस्तीकरण का भी आदेश हो सकता है। तो फिलहाल आज एक कार्रवाई हुई है और भी जगहों को चिन्हित किया गया है जिनके ऊपर अब कार्रवाई होनी बाकी है। जी मोहम्मद असलम, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। उस वक्त क्या परिवार का कोई शख्स मौजूद था? जी बिल्कुल, वहां पर पहले यहाँ पर जो नोटिस दिया गया था उसके बाद परिवार को पूरी जानकारी थी इस बात की कि इस दिन जो है बुलडोजर चलना है, तो वहां पर कोई मसला नहीं उठाया है जिसके बाद वहां पर दिक्कतें आए या पुलिस प्रशासन या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई दिक्कत हो। फिलहाल वहां परिवार भी मौजूद नहीं था और बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी और आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से बिल्डिंगों को तैयार कर रहे हैं या फिर अवैध जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके अंदर भी दहशत है कि कहीं उनका भी नंबर ना आ जाए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब धीरे धीरे करके जो आरोपी हैं या मुख्य आरोपी, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। बहरहाल इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।